नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सभी को जय हिंद। क्या हाल चाल सभी लोगों के। ओके, हम लोग लाइव हैं अभी। गुड मॉर्निंग सर। हॉस्टल में अकेले हैं, आपका क्लास करने के लिए रुके, बाकी सबको घर चले गए हैं, क्लास के बाद निकलेंगे घर हम। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भाई। ये छोटी छोटी चीजें ना आपके जब गोल सेट हो जाएंगे, जब ये लगेगा यार जिंदगी बन गई है, तब याद आएंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, आप लोगों को मैसेज आदत है नोट नहीं मिले? नोट कौन से नहीं मिले? पॉलिटी वाले। यार पॉलिटी वाले में अपडेट सेक्शन डालूंगा। मुझे ना कल ही मतलब कल परसों ही बताया था बच्चों ने कि अपडेट सेक्शन वाला ऑप्शन जो है आप यूज कर सकते हो, तो मैं वहां कोशिश करूंगा कि सारे जो नोट्स हैं वो अपडेट कर दूं। ठीक है, वहां करता हूँ अपडेट। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जो एक क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों को मैसेज आदत है ज्योग्राफी के भी। ज्योग्राफी के आफ्टर कंप्लीट होने के बाद ही डलेंगे सर, ज्योग्राफी के पहले नहीं डलेंगे। ज्योग्राफी तो कंप्लीट होने के बाद आएंगे। अच्छा, मैसेज आया था कि क्लास शुरू हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक तो हमारा पॉलिटी का कुछ पोर्शन बचा हुआ था जो हमने कहा था कि हम लोग करेंगे, तो वही दिन आज आ गया है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जैसे तुम लोग ऐसा करते हैं कि फेस्टिव टाइम है, घर जाना है, एंजॉय करना है, ये सब है ना, तो मैं पहले ऐसा सोचता था। अब ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए आधा एक घंटा बहुत है फैमिली के साथ, लेकिन बाकी टाइम मैं आज भी आप लोगों को डिवोट कर रहा हूँ। जैसे आज मेरी क्लास लगी हुई है 9 बजे सुबह, फिर 12 बजे लगी हुई है, फिर 4 बजे लगी हुई है, फिर 8 बजे लगी हुई है, तो अपना क्लास एकदम फुल पैक ही चल रहा है ऐसा वाला। ठीक है, चलो तो शुरुआत की आज के सेशन की। आज के सेशन की शुरुआत की जाए। मिसलेनियस टॉपिक है, जो बचे हुए टॉपिक हैं उनमें से आज हम लोग करना है। अभी आई थिंक ज्यादा बच्चों को मैसेज पहुंचा नहीं है या उनको याद नहीं रहा होगा, क्या तो छुट्टी का दिन है, कल तो छुट्टी एंजॉय करेंगे, वो वाला सिनेरियो होगा। तो अभी बहुत सारे बच्चे तो सेशन में कनेक्टेड हुए नहीं है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों को सेशन कंटिन्यू करना है। जो बाद में रिकॉर्डेड, गुड मॉर्निंग जी, जो बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहेगा फिर रिकॉर्डेड देख लेगा ना। सही है। अच्छा, अब अपनी पॉलिटी ऑलमोस्ट डन है। आज पॉलिटी हम लोग खत्म कर देंगे। ज्योग्राफी हमारी चली रही है। ज्योग्राफी धीरे 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 कोर्स के साथ साथ जो है अपनी प्रोसीड हो ही रही है। कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे ज्योग्राफी में ब्रेक ना आए। मैं आज या कल में टीम से जो है थोड़ी बात करके जितना पॉसिबल होगा तुम्हारा सेशन तो रख ही लेंगे, एक सेशन तो रख ही लेंगे, है ना। देखता हूँ ट्राई करके जो भी बनता होगा। लोकपाल वाला बता दीजिए। अरे लोकपाल वाला तो नहीं है इसमें, चलो करवा दूंगा लोकपाल वाला, कभी और करवा दूंगा। लोकपाल वाला करवा दूंगा, वैसे ही करवा दूंगी। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं सर। प्रियम्बल, नागरिकता, लैंग्वेजेस, इन टॉपिक के बारे में आज हम लोग को बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में समझते हैं सर। देख पहले पढ़ते हैं इसको आराम से। भारत का संविधान है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना उद्देशिका बोलते हैं। सबसे पहले हमने बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये कह रहे हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, कैसा, सबसे पहले आता है सोवरन। सोवरन मतलब क्या, समझो इसको। सोवरन का मतलब ये होता है कि ना तो हम किसी के अधीन हैं और ना हमने किसी को अपने अधीन बनाया हुआ है, मतलब ना तो हम किसी देश के कब्जे में हैं और ना हम लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये दो प्रोसेस हो गए। उसके बाद आता है सोशलिस्ट, यानी सामाजिक, समाजवादी या सामाजिक आप ऐसा समझो, जो देश के हित के बारे में, लोगों के हित के बारे में जब बात की जाए वो सामाजिक हो गया। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, मिक्स्ड होता है। हम लोग जनरली मिक्स के ऊपर काम करते हैं। सोशलिस्ट वो होता है जो बिल्कुल समाज के कल्याण के लिए सोचे। ठीक है। उसके बाद आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी धर्म को, एक धर्म को प्रमोट नहीं करते। हमारा देश कैसा देश है सर, हमारा देश कैसा देश है, पंथ निरपेक्ष है। कभी ये मत कहना हिंदू हिंदू, यार हमारे नो डाउट, नो डाउट हिंदू जो है सबसे ज्यादा जो है नंबर्स में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह हिंदू को प्रमोट करेंगे। हम हर धर्म को प्रमोट करते हैं बराबरी से। ठीक है, ये थोड़ा किताबी है, हल्का फुल्का चेंज आपको मिल सकता है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है और हेरिडिटरी प्रोग्राम नहीं चलेगा। यहाँ पर गणराज्य होगा, राजा का बेटा राजा, वो वाला सिस्टम नहीं होगा। तो मेन हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा सोवरन, एक पढ़ा सोशलिस्ट, एक पढ़ा सेकुलर, एक पढ़ा डेमो और एक पढ़ा रिपब्लिक। ठीक है, तो ऐसा हम लोग याद कर लेंगे। ये एक मेन फंडा है, थोड़ा आगे आओ। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, एंड टू सिक्योर आवर सिटीजन, हमारे नागरिकों के लिए कुछ और चीजें भी दी गई, जैसे न्याय। न्याय कितनी तरह का है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अगर कोई मुझसे कहे कि पहले 5 वर्ड याद किए, उसके बाद मैंने याद किया जस्टिस। न्याय कितनी तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 तरह का न्याय हो गया। फिर आता है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी में क्या करें, लिबर्टी देखो, मुझे क्या क्या आजादी है, मुझे सोचने की आजादी है, मैं अपनी मर्जी से सोचूं जो मेरा मन करेगा। मुझे एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन देने की आजादी है। बिलीफ, जिस पे विश्वास करना चाहूं। फेथ, वर्शिप, जिसको पूजना चाहूं। मुझे थॉट, मुझे एक्सप्रेशन, मुझे बिलीफ, मुझे फेथ और मुझे वर्शिप, ये सब आजादी मुझे दी गई। सही है। इक्वालिटी, इक्वालिटी किसमें,
स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में बराबरी का अधिकार है, सब लोग बराबर से ग्रो करो, कोई रोक टोक नहीं इक्वालिटी के ऊपर। ये तो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रखा। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ भाई बहन का रिश्ता मेंटेन करके चलें, मतलब एक दूसरे को एकदम इज्जत की नजर से देखें। ठीक है, इतनी बात समझ में है? अब आ गया हाँ भाईचारा, नेपोटिज्म। ठीक है, अब ये सारी बातें हमने पढ़ लिया, ये सारी बातें हमने पढ़ लिया। अब मुझे ये पता चला कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी संवैधानिक सभा के अंदर हम लोगों ने अपने आप को 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट करने को दे दिया कि भैया ये संविधान जो है तुम इसको अपना लो। अच्छा इधर आने के बाद में जरा, सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा उद्देशिका या प्रियम्बल। सबसे पहली जो लाइन थी वो क्या थी? सबसे पहली लाइन वी द पीपल। तो आपको पहला वर्ड क्या याद है? वी द पीपल। ये एक पहली लाइन मेरे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आज नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आता है? सर हमने सोवरन वर्ड जोड़ा है, हमने सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा है, हमने सेकुलर वर्ड, हमने डेमोक्रेटिक वर्ड और हमने रिपब्लिक वर्ड। ये एज इट इज याद रखेंगे। SOV ऊपर के दो वर्ड, SEC तीसरा वर्ड, DE चौथा वर्ड, RE पांचवा वर्ड। ठीक है, ये वर्ड याद हो गए। अब और थोड़ा आगे आओ, नंबर 3 पर। सर हमें न्याय देने की बात की गई। कितने तरह का न्याय हमें दिया जा रहा है? हमें एक तो सामाजिक न्याय दिया जा रहा है, उसके बाद आर्थिक न्याय दिया जा रहा है, और उसके बाद हमें राजनीतिक न्याय दिया जा रहा है, पॉलिटिकल न्याय दिया जा रहा है। ये हो गए हमारे 3 न्याय। 1 2 3 लाइन हमें समझ में आ गई। चौथा, सर हमें आजादी है। आजादी किसकी? हमारे विचारों की। आजादी किसकी? हमारे एक्सप्रेशन की। आजादी किसकी? हमारे विश्वास की। आजादी किसकी? किसी में फेथ रखने की। और आजादी किसकी? किसी को पूजने की। ये बात भी हमें समझ में आ गई। चाहे वो थॉट हो, एक्सप्रेशन हो, बिलीफ हो, फेथ हो, वर्शिप हो। तो मुझे कितनी तरह की आजादी? 5 तरह की आजादी। कितनी तरह का न्याय? 3 तरह का न्याय। हो गई भाई इतनी सी बात क्लियर। इसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी हमने देख लिया भैया, हम सब एक दूसरे भाईचारा नेपोटिज्म में रहेंगे। और छठा वर्ड हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को हम अपना संविधान अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। बोलो जी, यहां तक सब बात क्लियर हो गई। ये बेसिक प्रस्तावना का अंडरस्टैंडिंग। जनरली जो क्वेश्चन बनता है वहीं से बनता है। अब आगे बढ़ू। आगे इक्वालिटी तो हमने ऐसी पढ़ लिया ना कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वालिटी तो आपको वैसे भी याद रहेगा कि सबको बराबरी का अधिकार है। अब नेक्स्ट अब प्रियम्बल को थोड़ा और पढ़ रहे हैं सर। प्रियम्बल जो है सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो प्रियम्बल जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया था, पहला पॉइंट ये। और इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे अपनाया। यानी हमने प्रियम्बल कहां से लिया हुआ है? सर हमने प्रियम्बल लिया हुआ है कहां से? हमने यूएसए से लिया है। अगली बात, उसके बाद NK पालकीवाला नाम का एक व्यक्ति था जिसने प्रियम्बल यानी उद्देशिका या प्रस्तावना को बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि आइडेंटिटी कार्ड जो प्रियम्बल है, देखो हम अपने स्कूल की NCERT कोई भी खोल लो, स्कूल की डायरियां खोल लो, तो उसमें पहले पेज पर क्या होता है? प्रियम्बल होता है। तो प्रियम्बल हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक बात है, ये बात NK पालकीवाला ने बोल दिया। अगली बात, सर प्रियम्बल में जो बेस है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया किसने था? ये दिया था पंडित नेहरू जी ने। ये बात कब की है? ये बात है 13 दिसंबर 1946 में, जब इन्होंने संविधान के सामने रखा कि देखो भाई ये प्रस्तावना नाम की चीज लेके आ रहा हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। बाद में इसको 22 जनवरी को अपना लिया गया और लागू कर दिया गया। सही बात है। अब जब मैं पूरा प्रियम्बल पढ़ता हूँ, क्या प्रियम्बल में कोई बदलाव हुआ है आज तक? तो हमने कहा यस, प्रियम्बल में एक बार बदलाव हुआ और वो बदलाव है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये वो ईयर याद रख लूंगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। और 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को जोड़ा गया, हो गया खत्म। यही तो सवाल था, दोबारा पढ़ते हैं। प्रस्तावना जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। NK पालकीवाला ने बोला ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला भाई 13 दिसंबर 1946 में इसको मैं सरकार के सामने पेश कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 में इसको अपना लिया। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने 3 वर्ड इसमें जोड़े हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। अगर पूछा जाए कितनी बार आज तक अमेंड हुआ है? ओनली वन टाइम आज तक हमने प्रियम्बल को अमेंड किया है, चेंज किया है। डन, आ गया। अब हम कहते हैं ये वही सेम लाइन है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 3 तरह के न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। आजादी हमें एक्सप्रेशन की है, थॉट की है, बिलीफ की है, फेथ की है, वर्शिप की है। इक्वालिटी सबको बराबरी की मिलेगी। फ्रेटर्निटी मेंटेन करना है। और हम लोगों ने 26 जनवरी 1949 के अंदर, मतलब 26 जनवरी 1949 को हम लोगों ने इसे अपना लिया था, अपने आप को दे दिया था। ये हो गया प्रियम्बल। आ गया। अब एक एक वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा मैंने सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि नाइदर ए डिपेंडेंसी, ना किसी के अधीन, नॉर अ डोमिनियन, ना किसी को अधीन किया। बात खत्म। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट को ऐड किया गया 42वें संशोधन 1976 के थ्रू। और इसमें बोला गया है कि हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम करेंगे, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे साथ रहेंगे, लेकिन हम समाज के बारे में भी सोचेंगे। डन। उसके बाद सेकुलर का मतलब क्या है? देखो सेकुलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया 1976 में। और ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो सेकुलर वर्ड जो है कंप्लीटली बताता है कि हमारे देश के अंदर कोई भी एक धर्म को लेकर चिल्लम चिल्लाई नहीं होगी। इन्होंने कहा सब धर्म को बराबरी का अधिकार मिलेगा। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में
मौलिक अधिकारों में हमें अधिकार दिए गए। याद करो, जब मैं आर्टिकल 25 कहता था कि मुझे कोई भी धर्म अपनाने की आजादी, मैं 26 कहता था कोई भी रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की आजादी, 27 कहता टैक्स वैक्स कुछ नहीं दूंगा और कोई भी अटेंड करने की आजादी वो मुझे है। तो ये सारे हमने कहाँ पढ़े हुए हैं? हमने फंडामेंटल राइट्स में हमें अधिकार दिए गए हैं कि अगर इन अधिकारों को कोई मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा तो मैं जा सकता हूँ कहाँ में? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बात समझ में आ गई? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, 3 वर्ड आ गया। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक क्या कहता है? देखिए, डेमोक्रेटिक 2 तरह की होती है। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह की होती है। हिंदी वाले वर्ड भी लोग देख लीजिएगा। लोकतांत्रिक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 2 तरह की हमारे डेमोक्रेसी है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोग जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और सरकार को बनाते गिराते हैं। ठीक है, ये हो गया कैसे? द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं उनका टर्म कितना होता है? 1 साल का टर्म होता है। कितना होता है? 1 साल का टर्म होता है। अब हम कहते हैं कि जो सरकार, लोगों के द्वारा सरकार को चलाना और गिराना होता है, जिसमें लोगों के हाथ में रियल पावर होती है। एग्जांपल दिया स्विट्जरलैंड का। अब वो 4 तरीके की पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है रेफरेंडम, उसके बाद आता है इनिशिएटिव, उसके बाद आता है रिकॉल और उसके बाद आता है पब्लिसाइड। एक एक करके देखें। रेफरेंडम, पब्लिसाइड का मतलब है, देखो रेफरेंडम मतलब होता है किसी चीज को अगर लेके आना है, जनता राय देगी, जनता जो राय देगी वही मानी जाएगी, उसे रेफरेंडम कहते हैं। इनिशिएटिव का मतलब है जनता अपनी तरफ से किसी चीज को इनिशिएट करना चाहती है, हम चाहते हैं ये कानून बने, वो इनिशिएटिव है। रिकॉल का मतलब है कोई सरकार बना दी और जनता कह रही है अरे ये सरकार हमारा खून पी है, इसको वापस ले आओ, बीच सरकार में गिरा दे, उसको वापस ले, नई सरकार बनाएगा, उसको रिकॉल कहते हैं। पब्लिसाइड क्या होती है? पब्लिसाइड का मतलब पूरी जनता एक डिसीजन पे आती है और डिसीजन सबको मानना होता है। ठीक है, जिससे जनता विद्रोह बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई। अपने एग्जाम में तो नहीं पूछा था, फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आ गया। अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या हुआ? इनडायरेक्ट के अंदर हम लोगों ने ये बोला कि हम लोग किसी को चुनते हैं और वो चुने जाने के बाद सरकार को चलाता है। जैसे हम लोग जैसे हमने क्या बोला? रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा और वो अपनी पावर का आगे फर्दर इस्तेमाल करेगा सरकार को चलाने में। अब ये इनडायरेक्ट में भी 2 तरह की होती है, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में ज्यादा ताकत, पार्लियामेंट्री मतलब पार्लियामेंट के हाथ में ज्यादा ताकत। जो हम लोग कौन सी फॉलो करते हैं? हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म करते हैं। प्रेसिडेंशियल कौन करता है? यूएसए वाले प्रेसिडेंशियल करते हैं। दोबारा सुने तो हमने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री मतलब समझ लो कि हम लोग डायरेक्टली लोकसभा राज्यसभा के मेन मेंबर बनते हैं, वहां पे पीएम चुना जाता है और वो फिर ओवरऑल चीजें देखता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक यूज इन द प्रीएम्बल है, बॉर्डर सेंस है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। बस इतना मुझे याद है। हम किस डेमोक्रेसी पे काम करते हैं? हम काम करते हैं इनडायरेक्ट के ऊपर। इनडायरेक्ट भी 2 तरह की है, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। हम लोग पार्लियामेंट्री पे काम करते हैं। बोलो जी, बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सारे बच्चे थम्स अप करके बता दिया करो कि सर समझ में आ गई, है ना? लिखने की भी नीड नहीं है, थम्स अप भी करो तो भी चलेगा। वैसे तो हम हर सेशन 50 थम्स अप पे शुरू करते हैं। अभी तक तुमने 50 थम्स अप किए नहीं और हमने 2-3 स्लाइडें कर ली, तो फटाफट से एक बार 50 थम्स अप कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। आज छुट्टी का दिन है, आधे से ज्यादा लोग तो छुट्टी मना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब आता है रिपब्लिक। भाई देखो, मैं हमेशा कहता हूँ छुट्टी आती रहेगी, छुट्टी जाती रहेगी, त्योहार आते रहेंगे, त्योहार जाते रहेंगे। ठीक है, त्योहार आते रहेंगे, त्योहार जाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आज मैं शायद कुछ चीजें कम इंजॉय कर रहा हूँ, कुछ चीजें कम स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो टाइम मैं जहां डिवोट कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट ईयर मैं उस टाइम को बहुत ज्यादा तरीके से इंजॉय करूंगा। ठीक है, आज या कल वो दोनों ही लोग बना रहे हैं। आज इनको ट्रैवल करना होगा, जो हॉस्टल में है, जो बाहर रुके हैं, या सिस्टर्स हैं जो अपने भाई के यहाँ जाना है, तो आज ही लोग तो ट्रैवल करेंगे ना, आज ही तो ट्रैवल करेंगे। ऐसा मतलब अब तुम सोचो कि हर कोई ऐसे साथ साथ रहे भाई बहन, तो थोड़ा मुश्किल है। हर आदमी नहीं रहता है, सब लोग अलग अलग भी रहते हैं। सिस्टर की शादी हो गई किसी की, तो उनको घर जाना है या वहां से आना है, और ये प्रोसेस आज शुरू हो जाता है। आज रश बहुत है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो? तो वैसा वाला सिनेरियो, जैसे मेरी सिस्टर बाहर रहती है, तो या तो मैं जाऊंगा या वो आएगी, कुछ ना कुछ सिनेरियो तो सेटलमेंट करना पड़ेगा ना, ऐसा वाला। अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक हमने क्या बोला? रिपब्लिक 2 तरीके का रिपब्लिक प्रोसेस चलता है। एक होता है, बस मैं ये मान के चल रहा हूँ, जब आप कोई चीज का सेक्रीफाइस करोगे ना, सेक्रीफाइस अगर नहीं करना आता तो फिर जिंदगी में सक्सेस इतनी जल्दी नहीं आएगी। हर चीज की कीमत होती है ना, वो बात एकदम सच है। हर चीज की कीमत होती है। अगर आप कुछ चीज बनना चाहते हो तो उसकी आपको कीमत पे करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम कहीं और से हटा के वहां देना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों को मारना पड़ेगा। मुझे गेम खेलना पसंद है, वो छोड़ना पड़ेगा। मुझे टीवी देखना पसंद है, छोड़ना पड़ेगा। मुझे बुक्स पढ़ना, फिक्शन मूवी या कुछ भी देखना पसंद है, वो छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है और अगर आपने अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करना नहीं सीखा तो सक्सेस नहीं आएगी, या आएगी भी तो बहुत लेट आएगी। तो टू बी वेरी फ्रैंक, आपको चीजें वो छोड़नी है जिससे आपको प्यार है। ठीक है, जनरली वही चीज आपको रुकावट करती है। सुबह उठना किसको पसंद है? ऐसा कोई है जिसको सुबह उठना पसंद है? भाई मुझे तो नहीं है, मुझे तो नहीं है। लेकिन जो लोग सुबह उठते हैं वो लाखों लोगों से आगे होते हैं। जो सुबह उठते हैं वो लाखों लोगों से आगे होते हैं। ठीक है, बाकी जिसको सुबह उठने की आदत पड़ जाती है फिर वो मजा लेता है, वो मजा लेता है। लेकिन जैसे मैं रात वाला बंदा हूँ, मैं रात को 2-3 बजे तक जागता हूँ, तो सुबह उठना मुझे जनरली पसंद नहीं होता। लेकिन जो लोग सुबह उठने लगते हैं फिर बाद में उन्हें मजा आने लगता है, लेकिन शुरू में तो सब लोग परेशान होते हैं। ठीक है, नींद लेना किसी अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। सोना किसे पसंद नहीं है? एसी तेज करो, कूलर तेज करो, पंखा तेज करो, मस्त सो। लेकिन जो लोग इसको छोड़ते हैं वही आगे निकलते हैं ना।
तो मैं यार बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुबह 5 बजे वाला बंदा बन जाऊँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन रात को तुम्हारा सेशन 11:30 बजे बंद किया, उसके बाद मैंने डिनर विनर किया, तो सोते सोते मुझे आई थिंक 1:30-2 बज गया होगा कल भी। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं सुबह वाला बंदा बनना चाहता हूँ। मैं सच में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है प्रॉपर मेडिटेशन का, योगा का, अपनी चीजें करने का, वो अच्छा टाइम है। ठीक है, चलिए फिर आता है सर हम 2:30 बजे उठ जाते हैं, ये ज्यादा हो गया है, माइग्रेन में दिक्कत होने लगेगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, माइग्रेन में दिक्कत होने लगेगी। ये मैंने जो टीना भी तुम जीवन बिता रहे हो, ये मैंने बिताया था। और भाई जो मुझे माइग्रेन हुआ है वो मैं जानता हूँ। मैंने एकदम अपनी, ये कहते हैं ना कि तबाही मचा दी, वो तबाही मच गई थी मेरी। मैं लाइब्रेरी जाता था रात को 10 बजे और सुबह आता था 5 बजे, ये फिक्स था मेरा टाइम जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ता था। ठीक है, लेकिन वो वाला टाइम जब मैंने स्पेंड किया तो मैंने कुछ ऐसा 4 से 5 महीने में ऐसे ही पढ़ता रहा। लेकिन ये करने के बाद मेरी स्लीप साइकिल इतनी खराब हो गई कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई। और वो माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे कब जाकर, मतलब कम से कम 3-4 साल लगे हैं वो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होने में। तो मैं कह रहा हूँ भाई ये इस तरह से साइकिल मत खराब करो। हमारा पीनल ग्लैंड हमको ये कहता है कि बेटा रात सोने का टाइम है तो सो जाओ। अगर वो स्लीप साइकिल खराब होती है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। और ये मैंने करके भी देखा। मुझे ऐसा लगता है कि रात में हमें ऐसा लगता है कि बहुत शांति है, कोई कुछ नहीं कहेगा, बहुत अच्छा पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे ना तो उसको कवर कर जाओगे। नींद आती नहीं है, आएगी नहीं, थोड़ा सेटिंग करने की जरूरत है तुम्हें। मतलब सेटिंग नहीं है, हेलो वो वाली नहीं, सेटिंग नहीं, मतलब नींद की सेटिंग या फिर थोड़ा बहुत टाइम की सेटिंग, वैसा वाला। थोड़ा वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, वैसी वाली है ना, थोड़ा उससे चीजें सही हो जाएंगी। अब आते हैं रिपब्लिक को। रिपब्लिक क्या कहता है? रिपब्लिक कहता है दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है बहुत सही है, एक होता है मोनार्क, एक होता है रिपब्लिक। देखो मोनार्क क्या होता है? राजा। हाँ ये है एक्चुअली। मोनार्क क्या होता है? राजा, कि राजा का बेटा, राजा रानी का बेटा वही बनेगा। वो अपने यहाँ नहीं है, वो अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ क्या चलता है? अपने रिपब्लिक प्रोसेस होता है। हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली द फिक्स पीरियड। जैसे यूएसए में हमारा, हम लोगों को चुनते हैं और वो फिर चलता है। ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ टीना से, दिल पे नहीं लेना है ना, जस्ट मजाक के लिए बोल देता हूँ मैं कुछ। तो रिपब्लिक का प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट प्रेसिडेंट जो है इंडायरेक्टली चुना जाता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो रिपब्लिक होगा, राजा का बेटा, ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। उसके बाद हमने जस्टिस देखा। जस्टिस 3 तरह का होता है, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा। ये तीनों जस्टिस याद रख लेना। इनको कहां से लिया गया? रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। एक क्वेश्चन हमारा ये बना, याद रख लोगे, कहां से लिया गया? रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो हमें क्या है? रशिया से लिया। जस्टिस क्या हुआ? हमने कहा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह के हमने न्याय लेने हैं। तीनों के तीनों कहां से लेने? रशिया से लेने। एक तो माइंड में सेट कर लो। उसके बाद लिबर्टी वाला क्वेश्चन आता है। लिबर्टी हमें अलग अलग तरह की आजादी है, मुझे बोलने की, लिखने की, ये सब आजादी है। लिबर्टी है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो 2 पॉइंट मुझे समझ में। न्याय जो है रशिया, लिबर्टी जो है फ्रेंच। न्याय रशिया, लिबर्टी फ्रेंच, दोनों याद हो गए? क्लियर है? आगे बढ़ूं, अगला पॉइंट आता है। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी हमने आर्टिकल 14 में भी लिखा हुआ है, हमें जीने की आजादी, हमें अपने काम करने की आजादी, बोलने की, ये सब आजादी मिली हुई है। तो इक्वालिटी यहाँ पे होता है कि किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता, लेकिन डिपेंडिंग कोई सिचुएशन क्रिएट हो जहां पर, जैसे अब मैं कहूं कि SC ST OBC, वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है, वुमेन चिल्ड्रन, इन सबको एक अलग से हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्यों देते होंगे? जबकि हम तो गाना इक्वालिटी का गा रहे हैं कि यार इक्वालिटी नाम की कोई चीज होती है। जब मैं ये बोलूं कि इक्वालिटी नाम की चीज होने के बाद इनको दिया जाता है, फिर सरकार ये कहती है दिस में फर्स्ट क्लास यू आर, धन्यवाद जी सौरभ। तो हम ये कहते हैं कि इक्वालिटी के अंदर उन लोगों को इसलिए दिया गया क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा क्या है, मामला गड़बड़ है। जैसे जितने भी SC ST OBC हैं उनको ऊपर क्यों लाया जा रहा है? फॉर द अपलिफ्टमेंट। महिलाओं को दबाया जा रहा है इसलिए अपलिफ्टमेंट के लिए। बच्चों को कम पढ़ाया जा रहा है इसलिए अपलिफ्टमेंट के लिए। सरकार ट्राई करती है कि उन लोगों को पुश किया जाए। ठीक है, ठीक। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी देखो, ये तो कहने की बातें रह गई है कि एक दूसरे से एकदम भाईचारा बना के रखो। देखो हम सब भाई बहन एक दूसरे पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो पढ़ते हैं ना, वो क्यों करवाते हैं हमें लाइन यार, कि जब हम बड़े हो जाएं तो हम लोग सब एक दूसरे को इसी दृष्टि से देखें। लेकिन दृष्टियां तो बदल गई हैं, अब हम इस तरीके से नहीं देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे हमारा फायदा क्या है। हाँ, हम सब भारतीय, वो वाला एकदम ऐसा रहता था। एक वो प्रे चलती, हमको मन की शक्ति देना, है ना। तो अब हम वैसे मन की शक्ति वाले नहीं रह गए, मन से कमजोर हो गए। अब हम डिप्रेशन, एंजाइटी, जेलसी, ये सब हमें घेर ली है। लस्ट, इन्होंने हमारी आंखें धसा दी हैं। तो मतलब वो सारी चीजें। तो याद रख लेना बस, फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। और प्रियम्बल जो है 2 तरह की फ्रेटर्निटी हमको देता है। एक देता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की अपनी एक डिग्निटी है। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? एकदम एक साथ रहने की जो ताकत है वो। ये इंटीग्रेटेड वर्ड हमने जोड़ा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इतनी हम याद रखेंगे। शक्ति नोट्स अपलोड यार मैंने ना पहले किए थे, लेकिन तुम लोगों ने उसे डाउनलोड नहीं किए। अब मैं दोबारा अपडेट सेक्शन में जाकर अपलोड करूंगा सारे पॉलिटिकल नोट्स। ठीक है, आ गया। अब KM मुंशी ये कहता है कि जो हमारा प्रियम्बल है, देखो पांचों के लिए बराबर नहीं होती, मतलब वैसा रफ आइडिया दे रहा हूँ। डिग्निटी मतलब जैसे मैं कहूँ कि प्रतीक्षा
तुम भारत में रह रहे हो या अपने पड़ोस में रह रहे हो या मोहल्ले में रह रहे हो, तो आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और कोई आपकी डिग्निटी छीनेगा नहीं। मतलब एक होता है ना कि हम एक इज्जत वाला प्रोसेस में रहें कि हमारी अपनी एक अहमियत है, एक इंडिविजुअल की अपनी एक ओरा होता है कि वो वैसे रहना चाहता है, वो डिग्निटी होती है उसकी। तो सरकार कहती है हर आदमी अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके चलता है, तो वैसा उसको मेंटेन करने की हम लोग प्रियम्बल में भी ये बोलते हैं कि बेटा डिग्निटी मेंटेन कर। ठीक है, चलते कोई टपलियां मार के चल रहा है, कोई गालियां देते चल रहा है, तो वो आदमी अपनी डिग्निटी यूज कर, तो ऐसा। ठीक है, तो हमने पहला पढ़ा था। अच्छा, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि प्रियम्बल को हमने एक वर्ड पढ़ा था आइडेंटिटी कार्ड, ये किसने बोला था? आइडेंटिटी कार्ड, ऐसे कुछ याद है कि हम लोगों ने आज ही पढ़ा था? कुछ पालकी में आया था बैठ के एक आदमी, हाँ, तो पालकी वाला से याद रख लो। उसके बाद के एम मुंशी ने बोला कि हमारा हॉरोस्कोप यही है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला है कि प्रियम्बल जो मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और बी आर अम्बेडकर ने ये बोला है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस हो गया, प्रियम्बल खत्म, इतना ही तो प्रियम्बल था। तो अब बेसिकली देखते हैं प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब संविधान बना तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रियम्बल हमारा पार्ट है, कोई कह रहा नहीं है। तो बेरुगरी केस आया था 1960 के अंदर, इसके अंदर बोला गया प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट। उसके बाद केशव भारती केस आया, इसने कहा प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का पार्ट है। तो अगर 1960 में बोले तो बेरुगरी केस बोलते कि नहीं होगा पार्ट। दूसरा, बी आर अम्बेडकर ने 30 को बोला था हार्ट एंड सोल। देखो, पहला हमेशा याद रखना, जब ये सवाल आएगा ना हार्ट एंड सोल किसको बोला गया, पहला प्रायोरिटी में प्रियम्बल होगा। अगर प्रियम्बल ऑप्शन में नहीं है तो आर्टिकल नंबर 32 होगा। डन। अब केशव भारती केस के अंदर ये बोल दिया गया प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, और अगर तुम्हें कोई बदलाव लाना है तो ले आओ। उसके बाद एलआईसी केस आया 1988 के अंदर, जिसके अंदर प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट बोला गया। तो यानी मुझे 3 चीजें याद रखनी है, बेरुगरी केस पार्ट नहीं, केशव केस पार्ट है, एलआईसी केस यस इंटीग्रल पार्ट है। इसके बाद हमने 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड को जोड़ा गया, ये 3 वर्ड हमें याद रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एक बार फटाफट से रिकॉल कर दिया जाए क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। चलो यहाँ शुरू करते हैं इस पॉइंट से। सबसे पहले फटाफट रिकॉल करना है। हमने सबसे पहले बोला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रियम्बल सबसे पहली बार बनाया गया। पालकी वाला भाई साहब ने बोला आइडेंटिटी कार्ड। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक पास किया था, 13 दिसंबर की बात है, लेकिन 22 जनवरी को पास भी हो गया था। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। आ गया, हमने पूरा पढ़ लिया कि ये वर्ड है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक 3 तरह के न्याय हैं, 5 तरह की लिबर्टी है, इक्वलिटी का अधिकार है, फ्रेटर्निटी का अधिकार है, और 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अपना लिया। डन। हमने कहा सोवरेन का मतलब क्या है, ना किसी का अधीन ना किसी को अधीन किया हुआ। सोशलिस्ट का मतलब है समाज के लिए हम लोग काम करेंगे। सेकुलर का मतलब क्या, पंथ निरपेक्ष है, कोई धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। डेमोक्रेटिक, हमने कहा इनडायरेक्ट इलेक्शन पे हम लोग आ गए हैं। पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, 2 तरह के होते हैं, हम लोग पार्लियामेंट्री पे काम करते हैं। उसके बाद आता है रिपब्लिक, राजा का बेटा राजा वाला प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। जस्टिस क्या है, जस्टिस रशिया से लिया गया, 3 तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, खत्म। लिबर्टी के बारे में हमने फ्रेंच से लिया गया है, जहां पर अलग अलग तरह की आजादी है। लिबर्टी 5 तरह की, चाहे मुझे थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। ऐसी इक्वालिटी चाहे स्टेटस की हो, चाहे अपॉर्चुनिटी को, बराबरी का अधिकार मिलेगा। फ्रेटर्निटी के अंदर ही मैंने एक वर्ड जोड़ा है इंटीग्रिटी, याद रखेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी सबको बराबर, फ्रेटर्निटी के अंदर इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ दिया मैंने। के एम मुंशी ने बोला कि हॉरोस्कोप है एक, पंडित जी ने बोला प्रियम्बल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीशियस है, बी आर अम्बेडकर ने बोला हार्ट एंड सोल है, पालकी वाले ने बोला कि हमारा क्या आइडेंटिटी कार्ड है। नेक्स्ट आएगा बेरुगरी केस 1960 में है, जिसमें बोला गया प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं। केशवानंद ने बोला पार्ट है। एलआईसी केस ने बोला इंटीग्रल पार्ट है। उसके पहले हमने बीच में 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटेड 3 वर्ड को जोड़ दिया। अब आ गया, इतना क्लियर भाई? हाँ या ना? सबको क्लियर यहां तक? ये हमारा पूरा प्रियम्बल कंप्लीट होगा। अच्छे समझ में आया? अब आई थिंक प्रियम्बल का कोई क्वेश्चन आया, गलती तो नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये 4 आर्टिकल देख लेते हैं। वैसे 4 आर्टिकल मैंने पहले भी करवा रखे हैं। देखिए जी, सबसे पहले मैं कहता हूं नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। चलो मैं यहाँ ऐसे लिख जाता हूँ। सबसे पहले इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, यानी जहां पर हमारे देश का नाम आता है आर्टिकल नंबर 1 होगा। इसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, एक वर्ड याद रखा था, इस्टेब्लिशमेंट हो या एडमिशन हो। अगर ये 2 वर्ड मुझे कहीं भी लिखा आएगा, किसी भी नए राज्य को चाहे मैं बनाऊं या अपने देश के अंदर शामिल करूं, वो आर्टिकल नंबर 2 होगा। तीसरा मैंने क्या कहा था कि अगर फॉर्मेशन वर्ड दिखाई दे, फॉर्मेशन के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, या तो हम बाउंड्रियां बदलते हैं, या हम उसका नाम बदलते हैं, या किसी को मर्ज कर देते हैं। तो ये सारा फॉर्मेशन की क्राइटेरिया जो होगा वो आर्टिकल नंबर 3 में आएगा। और 4 क्या कहता है कि 2 और 3 को कैसे फॉलो किया जाए, तो आर्टिकल नंबर 4 बताता है। इधर देख लो, हमने क्या बोला, एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट, डन, इसको हटाओ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो बाउंड्री हो, चाहे वो नेम हो, कुछ भी हो, ये 3 में। और 4 क्या कहते हैं कि 2 और 3 को फॉलो करने के लिए जो किया जाएगा वो मैं 4 में करूँ। डन है। अब आ गया, ये हमने सारा पढ़ लिया नहीं, हमारा हो गया कि नहीं हुआ? आई थिंक ये पहले वाला तो हो गया हमारा, एक बार बताना, ये हो गया पहले वाला? ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हो गया, डन 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 डन। ये सब लैंग्वेज वाले, धार कमीशन, फैजल अली, ये सब मैंने बता दिया ना। मैं लैंग्वेजेस पे आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, एक एक करके पढ़े जरा, क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत आसान सा टॉपिक है, निम्ना सा बचकू सा टॉपिक है। देखो जी, सबसे पहले हमसे पूछा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस भाग में आती है। मैंने कहा यार भाग नंबर 17 है, जिसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। और ऑफिशियल लैंग्वेज का एक आर्टिकल है,
आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। 17 भाग 343 से 351 तक, 343 से लेकर 351 तक, डन। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो प्रोविजंस होते हैं इसके 4 हेड होते हैं। एक तो लैंग्वेज होती है यूनियन की, एक होती है लोकल की लैंग्वेज। सर पॉलिटी की पीडीएफ कब मिलेगी? लिखना इन सबको बहुत लिखना क्यों, लिखना ही नहीं है लकी। इन सबकी पीडीएफ मैं अपडेट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा, शाम तक वेट कर लेना या कल अपलोड कर दूंगा। सारा जितना पॉलिटी का नोट्स होगा ना वो अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो लिखना विखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में सिर्फ समझो। सेम केस भी ज्योग्राफी करता हूँ कि ज्योग्राफी में जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख लो, सिर्फ समझो। तुम मुझसे ना समझने के लिए आए हो, बात खत्म हो जाती है ना। टीचर का काम है समझाना और तुम्हारा काम है समझना। मैं ना नोट्स लिखवाना ज्यादा ना बोल बोल के पसंद करता, ना मेरा मन करता कि नोट्स लिखवाने का। 1-1.5 घंटे क्लास है, उसमें 40 मिनट में नोट्स लिखवाने में लगा दूंगा, सिर्फ 20 मिनट समझाऊंगा तो मतलब नहीं है। जितना ज्योग्राफी का अब तक हो गया उसके नोट्स अपलोड कर दूंगा अपडेट सेक्शन में, जितना अब तक हो। रिवर सिस्टम तक हो गया, रिवर सिस्टम तक सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सॉइल तक हुआ, सॉइल तक के सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब समझो ऑफिशियल लैंग्वेज। मैंने कहा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सबसे पहले भाग 17 हमने पढ़ा, 343 से लेकर 351 आर्टिकल तक है, ठीक है। आगे बढ़ो सर, 4 अलग अलग हेड है यहाँ पे जब हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं कि एक तो था कि केंद्र के अंदर क्या भाषाओं का इस्तेमाल होगा, लोकल जो रीजनल लैंग्वेजेस है शहरों के अंदर राज्यों के अंदर उनमें कौन सी होगी, तीसरा जुडिशरी में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगी, और चौथा जो भी स्पेशल डायरेक्टिव हम लेके जा रहे हैं वो लिखेंगे किस भाषा के अंदर। तो ये 4 पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले केंद्र के अंदर भाषा, रीजनल स्टेट के अंदर भाषा, जुडिशरी के अंदर भाषा, और जो भी टेक्स्ट है, कानून है, स्पेशल डायरेक्टिव है वो कैसे लिखे जाएंगे। ये 4 बेसिक बात है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो ये कहता है कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट बहुत सारी जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि देवनागरी को नहीं लिखते, हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। बट मुझे क्या याद रखना है, हिंदी जो है रिटर्न किस में है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। एक वर्ड मुझे याद रखना है। दूसरी बात, गुड मॉर्निंग जी, दूसरी बात, हाउएवर ये बोला गया जब देश आजाद हुआ कि हम लोग ना इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। हम इसको ऐसा करते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा जो गट्ठा है वो इंग्लिश में रखा हुआ है और हम लोग भी उसी को तो कुछ फॉलो करते हैं। तो ऐसा करो कुछ साल चला दो, 15 सालों तक इंग्लिश को चला देते हैं, उसके बाद हटा देंगे। शुरू में ये बात बोली गई, शुरू में क्या बोला गया कि 15 सालों तक जो हमारा संविधान है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में चलने दो, धीरे 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 बदलाव कर लेंगे और फिर हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन 15 साल के बाद भी लपेटे में नहीं आया मामला, तो इन्होंने कंटिन्यू किया इंग्लिश को, फॉर कि भाई इंग्लिश को कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ जो है अब वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक बात। शुरू में क्या बोला, हिंदी देवनागरी लिपि में हम लोग यूज करें। 15 साल के लिए बोला इंग्लिश को शुरू में यूज कर लो, उसके बाद कोई निपटारा नहीं हुआ तो इंग्लिश को फर्दर यूज करने लगा। ठीक, आ गया। 1955 के अंदर प्रेसिडेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया, किसके अंडर में, बीजी के। क्वेश्चन कैसे बनता है, इनमें से बताओ कौन सी कमेटी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ी है या लैंग्वेज से जुड़ी हुई है, तो बीजी खेर कमीशन आप याद रखिए। 55 में कमेटी को बुलाया गया, 56 में रिपोर्ट बनाकर तैयार की। अब जो रिपोर्ट बनाकर आई वो पार्लियामेंट के सामने रखी गई और चेयरमैन थे उधर गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने पढ़ी कि भाई ये सारा मामला, इसको वापस से लाया गया। एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 के अंदर जहां पर इंग्लिश को दोबारा यूज करने की बात की गई इन एडिशन टू हिंदी। यानी मैं अब तक ये पढ़ता आया हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 17 में 343 से लेकर 351 तक है। हिंदी को देवनागरी की तरह यूज करते हैं। इंग्लिश शुरू में यूज की 15 सालों के लिए, लेकिन उसको जांच करने के लिए अलग कमेटी बनाई जा रही है जिसमें मैंने बीजी खेर कमेटी का नाम लिया। बीजी खेर कमेटी 1955 में बनाई, 56 में रिपोर्ट तैयार करके दी। चेयरमैन गोविंद जी ने बोला कि भैया रिपोर्ट ये कहती है कि इसको फर्दर यूज करें। आगे जब 15 साल भी पूरे हो गए, स्टिल उनको लगा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को हम ड्रॉप करके आगे नहीं बढ़ सकते, तो स्टिल आज की डेट में भी इंग्लिश लैंग्वेज को एज यूज किया जा रहा है। ठीक बात, आ गया। अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि जितनी भी, अब इंग्लिश लैंग्वेज कहां यूज कर रहे हो, कह रहे जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट और एवरी हाई कोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेगा। कह रहे मान लो तुम कभी कोर्ट में जाओ, मतलब वैसे तो ना जाओ, लेकिन अगर कभी दूसरे पर्पस के लिए जाओ, तो जैसे तो हमारे इंडियन फिल्मों में दिखाते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं जज साहब ये दामनी का केस कब तक चलता रहेगा, कब तक तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। तो वैसा सिनेरियो तो नहीं चलता। ठीक है, पीछे लगी होती गिनती की दो टेबल जिसमें अपराधी या जो भी लोग उनसे रिलेटेड होंगे वो पीछे बैठे होंगे और वकील बैठा होगा, उधर जज बैठा होगा, इधर हमारा टाइपिंग वाला स्टेनो भैया बैठा रखा होगा। ये सब लोग होंगे, यानी 10-15 लोग होंगे सारे। और वकील जो है एकदम इंग्लिश में टपाटप, माय लॉर्ड फलाना ढिमकाना चा 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 ऐसे करके लगा रहेगा। ठीक है, और जो आरोपी होगा अगर मान लो उसको नहीं आती है इंग्लिश, तो ऐसे देखता रहेगा, फिर उससे कुछ पूछा जाएगा तो वो हिंदी में कन्वर्ट करेगा, भैया ये पूछे तुझसे, हाँ सर हाँ, वैसा वाला रहेगा। तो एक्चुअल में सारी प्रोसीडिंग इंग्लिश में। इवन मैं ये बता रहा हूँ कि पुलिस वाले जो आते हैं गवाही देने, उनको भी नहीं आती है। और सरकारी वकील क्या डांटता है भाई पुलिस वालों को, और बड़े बड़े रैंकर जो एसपी तक रैंक वाले बंदों को है, एसएचओ वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह, तो भाई बहुत तगड़े तरीके से डांट रहा था। और मतलब मैंने कम से कम 2-3 बार ऐसे ही देख लिया कि मतलब सरकारी वकील सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, एकदम उतार रहा है। तो अकल नहीं है इसमें, भाई लिटरली ऐसे डांट रहा था यार। एसपी रैंक का बंदा होगा वो, तुम्हें तमीज नहीं है, क्या बना दिया तुमने यार,
वेस्ट में एसपी बने घूम रहे हो, मतलब ये वे में बात करता है और वो कुछ नहीं बोल पा रहा, ठीक है। और इंस्पेक्टर, एएसआई, सब इंस्पेक्टर ये तो ऐसे करते, अरे वकील साहब, अरे वकील साहब क्या क्या करना है उसका बताना, जरा देखो मैं कुछ गलत ना बोल दूं, अरे तो ऐसा कर, तो ये बोल दियो बाकी मैं देख लूंगा, मतलब इस तरीके से टैकल किया जा रहा था। फिर मैंने लॉ कर ली, मैंने कहा यार वकालत कर ली, फिर मैंने कहा अब सरकारी वकील बना जाएगा। फिर वो हमें पता तो है ही कि 10 साल अगर हम वकील रह गए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब में जाने की आजादी। मैंने कहा यार ये मजा आ गया। शक्ति सर, ज्योग्राफी के नोट्स ना पहले अपलोड कर दीजिएगा, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो टाइम यूटिलाइज होता है। शक्ति मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम लोग जिसको टाइम वेस्ट कहते हैं ना, टाइम यूटिलाइज होता है। अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स ना सबसे बेस्ट होते हैं। मैं तुम्हें कितने नोट्स दे दूं, अगर तुमने हाथ के अपने लिखे नोट्स पढ़ लिए ना, तुम किसी के नोट्स पढ़ोगे नहीं। बाकी मैं दे दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम यूटिलाइज होता है, मतलब वो आगे के लिए टाइम होता है। जिसको आज हमें लगता है ना कि हम उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे को भी लगता था यार। मैं तुम जैसा ही बच्चा था, मैं भी यही सोचता था कि नोट्स बनाना एक हेडेक है, ठीक है, एक हेडेक है। लेकिन जब मेरा कुछ समय निकला और मैं रिवीजन के दौर पर आता था, मैं किसी और के नोट्स कितना ही रट लूं, मुझे वो फीलिंग कभी नहीं आती जो मेरे खुद के। मैं उसमें अपनी मर्जी से एडिशन करता हूँ, क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, मुझे हर चीज पता होती थी। तो वो चीज होता है, वो थोड़ा सा अगर आप उस तरह सोचोगे तो ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नोट्स भी दे दूंगा। तभी इंटरव्यू करता है जुडिशियल पावर में। जुडिशियल पावर में इंडिपेंडेंट बॉडी, इसलिए ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाता। अगली बात हो सर, ऑल ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ये बाय लॉ जो सेंट्रल और स्टेट के, वो इंग्लिश में लिखे जाएंगे। जितने भी लोग वगैरह बना रहे हैं ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है। तीसरा, जो भी गवर्नर होगा स्टेट का, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑथराइज करेगा यूज ऑफ हिंदी और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अब देखो बहुत सारे में, देखो ठीक है, बहुत सारे में अपने सर गवर्नर वकील क्या कर लूंगा मैं ऐसा। वैसे मुझे मन तो करता है यार, वकील का ना अलग अलग ही मेरे को लगता है कि बहुत सही चीज है। मतलब आपको नॉलेज तो अच्छी खासी मिलती है, नॉलेज तो अच्छी खासी मिलती है आपको। कर ले, मतलब करने वाली चीज है यार, कर ले तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा वकालत करना भी ऐसा नहीं है। मैंने तो कर लिया यार, मेरा तो हो गया। लास्ट टाइम मैं दे आया इस बार, मैं तो दे आया इस बार लास्ट टाइम। तो अपन तो अब वकील बनने वाले हैं। मतलब इस एक थोड़ा सॉरी मैं बनने नहीं वाला हूँ। पिछले प्रैक्टिकल में मैं सो गया था, तो मेरा प्रैक्टिकल बचा हुआ है। देखो प्रैक्टिकल अगर मेरा जुगाड़ हो जाए ना कहीं से, यूनिवर्सिटी जाकर मेरा प्रैक्टिकल कोई ले ले, तो मेरा हो जाएगा। मैं भी करूंगा, क्लैट देना होगा। अरे ड्यू का दे दो ना, क्लैट क्या करोगे, देखें ड्यू का अलग से एंट्रेंस होता है, ड्यू का एंट्रेंस हो जाके। मस्त कॉलेज है भाई यार। मैंने तो सीएलसी से किया था और वो मुझे सबसे बेस्ट लगी थी, पर वो अटेंडेंस का बड़ा रोना है। अगर तुम अटेंडेंस फुलफिल कर सकते तो जाओ। मैं तो अटेंडेंस के चक्कर में उन्होंने मेरे से दूर से ऐसे राम राम कर दिया, भाई तो अपनी फीस ले निकल ले यहाँ से बस। तो मैं कंप्लीट वहां से तो नहीं कर पाया। फिर मैंने चेंज किया और मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में लिया जहाँ मुझे रेगुलर ना जाना पड़े, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं चला लूंगा, वैसा वाला। ठीक है, तो अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज से करते हो तो एक तो काम अच्छा खासा होता है, लेकिन सीख जाओगे, लेकिन बहुत कुछ सीख जाओगे। मुझे तो वन ऑफ द अच्छा कॉलेज लगता है सीएलसी। बाकी मैंने कोई कॉलेज इतना देखा नहीं है, तो शायद मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है। जॉब के साथ मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ नहीं हो पाया था। मतलब मैंने सोचा था कि मैं टीचिंग करता करता कर लूंगा या पढ़ते पढ़ते कर लूंगा, तो वैसे हो नहीं पाया था, क्योंकि मैं तो एकदम हॉस्टल का भूखा इंसान कि मुझे हॉस्टल मिले तो मैं ज्वाइन करूं। हॉस्टल मुझे मिला नहीं, क्योंकि मेरी रैंक इतनी ऊपर नहीं आई थी कि हॉस्टल में। और जनरल कैटेगरी के अंदर हॉस्टल के लिए रैंक बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए थी। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रैंक नहीं मिली, है ना। तो वो वाला सिनेरियो था, बट ठीक है। अरे वो सेम कॉलेज, अगर वो फ्लाइंग बीच जो देख रहे होंगे, अगर किसी ने देखा होगा, ठीक है, तो फ्लाइंग बीच भी सेम कॉलेज से कर रहा था। ठीक है यार, मैं उस तरफ का सुना नहीं भाई। देख मैं, होंगे बहुत सारे कॉलेज, मेरे सराउंडिंग में वही कॉलेज था और मुझे बहुत सही लगता था। ये सारे कपिल सिब्बल विब्बल सब वहीं के कॉलेज के हैं, सीएलसी से निकले हुए। ठीक है, मतलब डीयू का जो कॉलेज है, तो मेरे को सही लगता है कॉलेज, बढ़िया कॉलेज है, पढ़ाते पढ़ाते ठीक ठाक है। चलो अब आ जाओ भाई। हाँ वही नॉर्थ कैंपस वाला, वही तो सीएलसी वाला है। तो अच्छा कॉलेज है यार। रेगुलर नहीं जाता तो रेगुलरिटी मेरी तो बिल्कुल कम थी ना। उन्होंने कुछ परसेंटेज बोली है कि आपको 35-40% अगर करोगे तो वो नहीं मिलेगा, रोल नंबर नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा सिनेरियो है इनका। ठीक है, तो हम तो 7 दिन क्लासेस लेते थे, हफ्ते में 1 दिन मिलता होगा जाने के लिए, वो भी हम छुट्टी मार लेते थे। तो वाला सिनेरियो था। तो एक मैं और मेरा एक फ्रेंड, उस टाइम तो हम यूपीएससी एकदम ट्रैक पे थे ना। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था रोमिल मैथ्यू और एक मैं, हम दोनों ने दिया था। रोमिल मैथ्यू इज डूइंग एमबीए और मैंने लॉ में एडमिशन लिया था। अब रोमिल मैथ्यू जो है, ये बंदा, मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा बैकग्राउंड। ये बंदा आईआईटी बॉम्बे का बीटेक एमटेक है। ये वाला बंदा जो मेरे साथ था, हम लोग एक साथ ही रहते थे, मतलब ऊपर नीचे रूम था, तैयारी भी एक ही जगह से करते थे। और मैंने इधर से लॉ में एडमिशन ले लिया था और इसने एफएमएस में लिया था। एफएमएस आप समझ लो कि आईआईएम की टक्कर का है। इसका आईआईएम में हो रहा था, लेकिन ये छोड़ के कि यहीं रहेंगे दिल्ली में, दोनों भाई एंजॉय करेंगे। तो मैंने भी अपना लॉ ड्रॉप किया है और इन भाई साहब ने भी अपना एफएमएस से करने के बाद, हम लोगों ने एक एक फीस भरने के बाद ड्रॉप कर दिया। पर इसको हॉस्टल मिल गया था। ठीक है, सम कैटेगरी प्रिविलेज था इसको, तो इसको हॉस्टल मिल गया। तो इसके हॉस्टल में आके हम कभी कभार ऐसे मेस में खाना खा के चले गए, ठीक है भाई जिंदगी जी रहे। फिर बाद में इसने भी वहां से रूम छोड़ दिया, तो हम एक साथ ही रहने लगे थे। तो अब इसने ड्रॉप कर दिया, मेरा भी ड्रॉप हो गया था। फिर ये आज अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया। उसके बाद हमारा ज्यादा बात हुई नहीं। इसने कहा कि मैं गेट वेट करके आगे अपनी फील्ड में कुछ करूँगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि अगर मैं कहता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है तो मैं कहता हूं जितनी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होगी इंग्लिश में होंगी, जितनी प्रोसीडिंग होंगी हमारी लॉ बनता है बाय टेक्स्ट बनता है वो भी हमारा इंग्लिश में होगा। अब गवर्नर या प्रेसिडेंट के कहने पर अगर कोई आदमी अपने सदन के अंदर हिंदी में लोकल लैंग्वेज बोल सकता है, स्पीकर को लिख के भाई मैं इस लैंग्वेज में यूज करना चाहता हूं बोलो। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर ये बोला गया, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट, कि अगर आप हिंदी में चाहते हो कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर वो हिंदी ट्रांसलेशन में आएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस को हिंदी में आएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेज, जैसे जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको सबको इंग्लिश नहीं आती है तो अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं रीजनल विद द परमिशन ऑफ गवर्नर या विद द परमिशन। जब लोकल में है तो हमारे स्पीकर का परमिशन ले लो, सदन के अंदर बोले, सदन का तो वक्ता वही है ना, उससे कहेंगे सर मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ या उर्दू बोलना, पंजाबी बोलना चाहता हूँ, बोल बेटा, ऐसा वाली बात। अब प्रेजेंट 2019 के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस है। इन सब 22 लैंग्वेजेस के अंदर हमने 21st, 71st, 92 और 96 ये 4 अमेंडमेंट किए जिसमें हमने अलग अलग भाषाओं को जोड़ा। तो अलग अलग भाषाओं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, जिस भी रीजन से आप आए हो विद परमिशन ले लो कि मैं इस लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैं मान लो पंजाब की कोई सदन है तो वहां के मैक्सिमम लोगों को पंजाबी आती है और वो लिखित भी पंजाबी पढ़ना जानते हैं, क्या पंजाबी में वो ट्रांसलेशन होगा क्या? जो उन्होंने बिल पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया सदन के अंदर, वो पंजाबी लैंग्वेज में होगा क्या? तो हमेशा याद रखना कि जिस स्टेट में वो लोग रह रहे हैं और अगर वो कहते हैं कि मुझे लोकल रीजनल लैंग्वेज में दे दो तो स्टेट वाले वो दे सकते हैं। सेंटर की कभी पार्लियामेंट में नहीं होगा लेकिन स्टेट वाले दे सकते हैं। बात समझ में? रीजनल लैंग्वेज यूज किया जाता है विद द परमिशन। ठीक बात है। अब हमने क्या आर्टिकल याद करने हैं लैंग्वेज के अंदर? 21 के अंदर पहले अमेंडमेंट याद करो, 21st, 71st, 92 और 96। ये 4 अमेंडमेंट जो है ये चारों अमेंडमेंट भाषा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला 21वां अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज को बताता है, 71वां कोंकणी मणिपुरी नेपाली को बताता है, बोडो डोगरी सैतली मैथिली इनको बताता है, और यहाँ पे उड़िया वर्ड यूज किया गया, उड़िया वर्ड को हटा के। ये चारों अमेंडमेंट रख लो, सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली बोडो डोगरी सैतली मैथिली इनको याद। डन है जी, आगे आ जाओ। अब ये कुछ लैंग्वेजेस के आर्टिकल हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले सर हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आर्टिकल नंबर 343 के अंदर दी गई है, पहला। दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट 345, और ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट की 344, स्टेट की 345। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। उसके बाद 348 लैंग्वेजेस यूज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। डन, थोड़ा और आगे आ जाओ। ये 350 का बी, ये कौन है सर? ये कह रहे जितनी भी लैंग्वेज को लेकर जो भी अल्पसंख्यक लोग होंगे, माइनॉरिटी सेक्शन होगा, उनकी भाषा को बचाना। मान लो कोई रीजनल लैंग्वेज है, कोई ट्राइब्यूनल है, उसकी लैंग्वेज जो अलग है तो उसकी लैंग्वेज को बचा के रखना होता है ना, तो स्पेशल ऑफिसर होता है जो उनकी लैंग्वेज को बचा के रखने का काम करे, प्रमोट करने का काम करे। उसके बाद एक और आओ कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग इन प्राइमरी स्टेज 350 का ए। अगर सर थोड़ा सा तुम्हें याद हो, मैंने एक पॉइंट बोला था कि डीपीएसपी का फर्दर कोई रिलेटेड पार्ट जो बाहर लिखा गया, ये वो वाला पार्ट है 350 का ए। दोबारा रिकॉल करूं, देखो विच ट्राइब ऑफ बिहार अटेंड गया सेशन ऑफ कांग्रेस। देखो यार इस तरह का क्वेश्चन ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, हर क्वेश्चन को देख पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, जैसे अब देखो इस सवाल, जैसे तुम सवाल देख रहे हो, इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे देखो कि हमें संथल ट्राइब कहाँ मिलती है, संथल ट्राइब कहाँ मिलती है, एक बार जरा सोच के बताना मुझे। वेयर डू यू फाइंड संथल ट्राइब? ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, संथल कहाँ पढ़ा हुआ है? उड़ीसा, झारखंड। उसके बाद हमने उरान, ये इसके ऊपर वाली ट्राइब क्या हमने कहीं देखी हुई है? हमने इसके आसपास वाले रीजन में देखी हुई है। तो बेसिकली अब ये आसपास वाला बिहार वाला रीजन पूछ ही रहा है हम लोगों से कि ये वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर तुक्का भी लगाना हो ना तो रैंडम तुक्का ऐसे लगाया जा सकता है, जैसे ये सवाल है कि मोर देन वन ऑफ द अबव। वैसे इसका कोई श्योर नहीं है कि ये होगा, लेकिन अगर मोटा मोटा भी हम लोग देखें कि आसपास वाला ट्राइब है तो मोर देन वन ऑफ द अबव पे लगा के आएंगे कि अगर कोई तुक्का ना बैठे। वैसे मैं जनरली इस तरह के क्वेश्चन को कहता हूँ कि पेपर में कुछ सवाल आते हैं जो थोड़ा सा हटके आते हैं, तो उनको थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं, हर क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर तरह के। बाकी मैंने आपको अलग स्टेट वाइज ट्राइब दी हुई, तो उनमें से तुक्का फिट करके देखो कि कहाँ सेट हो रहा है। हर क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते शक्ति, बहुत ये बात एकदम जान लो, पेपर का हर सवाल हमको नहीं आता है, हमें इतना सवाल करने के हम बाकी लोगों से आगे रहे। सही है, चलो मैं तुम्हें कहूँ नहीं भाई जोर लगाओ ट्राइब सारी याद करो, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको बेसिक करना है वो। ठीक है सर, आज की तो क्लास रखिए सर, शेड्यूल में तो कल देखा था 1 सितंबर का शो कर रहा था। गुड मॉर्निंग यार, ये ना रात को शेड्यूल हुई थी क्लास, ये रात को शेड्यूल हुई थी क्लास। ठीक है, तो इसीलिए शायद आपको शो नहीं हुआ। ठीक है, मेन ओरिजिन यही है सर, बिहार वाला पूरा एरिया है। ठीक है, खेत चली गई थी सर इसलिए उनका, कोई बात नहीं, कोई बात चलेगा। तो हमने क्या बोला? अच्छा कहाँ कहाँ है तुम्हारा खेत, कहाँ मतलब कौन सा स्टेट है? स्टेट बताओ, स्टेट। हरियाणा, हरियाणा में कहाँ? चरखी दादरी। चरखी दादरी में तो मैं घूमा हूँ, खूब घूमा हूँ चरखी दादरी।
चरखी दादरी में, बल्कि मैंने एक तुम्हारे वहाँ एक मॉल सा है बाईपास, मतलब चौक के पास है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा उस मॉल का, छोटा सा ही मॉल है जहाँ पे सारे लाइब्रेरी और ये इंस्टीट्यूट बना रखे हैं। अच्छा, विलेज में रहते हो। चरखी दादरी सिटी में मैं आया हूँ क्योंकि एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोला था और उस वक्त मैं दिल्ली ही रहता था, तो वो कहते थे यार मेरे यहाँ 2 दिन जाके तो क्लास लिया, तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ जाता था क्लास लेने के लिए। ठीक है, चलो। हाँ, कल पढ़ाया था रात में। इधर आओ। तो 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एक 343 पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज करते हैं, थर्ड लैंग्वेज यूज इन स्टेट 345, 348 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ऐसे याद रखेंगे, और 350 मदर टंग प्राइमरी स्टेट भी यूज की जाएगी, 350 भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ सवाल है, करके देखिए जरा। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ऑन विच डेट, आंसर लगाने पर फटाफट से। छुट्टी के दिन बच्चे को ना के बराबर ही दिख रहे हैं मुझे। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट आएगा, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड, हमारी संवैधानिक सभा कब फॉर्म हुई थी, आंसर लगाना। एम एन रॉय का नाम हम लोगों ने सुना होगा ना, एम एन रॉय, लगाओ। बहुत बढ़िया, तो पोल दिया नहीं याद लोगों ने। करेक्ट आंसर आएगा 1946, एम एन रॉय। नेक्स्ट आओ, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, पहली बार किसने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया, 1934। सेम आदमी का नाम याद रखेंगे। यार इसमें इतना परसेंटेज कम क्यों आ रहा है, 53% लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है भाई, सीधा सीधा आंसर है एम एन रॉय होगा, बी एन रॉय लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मुझे डेट बताना सर, ये तो तुम आंसर लगा ही दोगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था और कब पास हुआ था, 2 डेट बता दो मुझे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था और कब पास हुआ था। 13 दिसंबर को आया था और 22 जनवरी को पास हुआ था। ये 46 है, ये 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइजर, बी एन राव, कोई कुछ नहीं सुनना। एम के एम मुंशी ने प्रियम्बल को कुछ वर्ड बोला था, वो वर्ड क्या है। के एम मुंशी ने प्रियम्बल को कुछ वर्ड बोला था, होरोस को, बहुत बढ़िया। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे कब, वो डेट बताओ मुझे, किस डेट को सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे। 9 दिसंबर लगा दूं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाएगा, चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष इनमें से कौन बना। ये हमने कमेटीज कर ली थी ना, मेजर माइनर कमेटी, मेजर माइनर कमेटी हमने कर ली थी ना, ऐसा तो कोई नहीं थी जो मैंने ना करवाई हो कमेटीज के बारे में। करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। मैंने यूनियन प्रोवेंशनल बोला था कि इनको साथ चिपका दो, फंडामेंटल ये चिपका दो इनके साथ। ठीक है, डन। उसके बाद प्रोफेसर केसी वगैरह ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बोला था कि हमारा संविधान कैसा है, फेडरल है, क्वासी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। 0 अभी, बहुत बढ़िया। पुतिन शक्ति, वेरी गुड, सही है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्वासी फेडरल होगा। नेक्स्ट आएगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड हमें आजादी मिले हैं, कहां से मिले हैं। अभी हमने 3 चीज तो पढ़ी है, या तो हमें न्याय मिले रशिया से, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मिले कहां से, फ्रेंच से। अब भी काफी लोग गलत कर रहे हैं भाई, काफी लोग गलत कर रहे हैं, फ्रेंच होगा। नेक्स्ट आएगा, प्रियम्बल जो है वो सिक्योर करता है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, किसको, जो हमारे देश के अंदर लोग रह रहे हैं, सभी आदमियों को, सभी नागरिकों को, किनको देता है, आंसर लगाओ। बहुत सही भाई, ये जितने भी देश के नागरिक है ना उन सबके लिए है, तभी तो कह रहे हैं नागरिक आइडेंटिटी कार्ड। अगर बाहर के लोगों को भी देंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है ना ये, तो हमें और से क्या मतलब, तो यहाँ आएगा ऑल सिटीजन। नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, किसने बोला, आंसर लगाओ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी सेशन 5 मिनट का रह गया। बहुत बढ़िया, 1973 सही होगा, 1973 एकदम याद कर लो। करेक्ट आंसर केशव भारती केस, बेलूरी केस 1960 है, याद रखो। गोलकनाथ केस कब याद किया था, कल मुझे दो, कल जिसने पढ़ रखा वो आंसर लगा देगा। गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, अगर कल किसी ने रात को सेशन किया तो सारे आंसर उनसे आते होंगे। 1960 ये तो मैंने लगा दिया, ये तो मैंने लिख दिया। ये बताओ गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद, एक मैं हिंट और दे देता हूं, और बताओ। 56 नहीं यार, 56 मामला तो नहीं जमेगा क्या, और कुछ याद करो ना बबुआ ना। 67 यही तो कल किया था, तुम पढ़ते नहीं हो ना क्लास में, कल आए थे ना कल क्लास में। आ गया। 3 टाइप ऑफ जस्टिस जो हमें दी गई है, कौन कौन सी जस्टिस है, 3 टाइप ऑफ जस्टिस हमें कौन कौन सी दी गई है।
अच्छा, कल वाली क्लास कर सकते हो, उसमें अमेंडमेंट और ये सब करवा दिया मैंने तुम्हें। 100% लोगों का करेक्ट आंसर है। चलो, करेक्ट आंसर आएगा सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। नेक्स्ट आएगा, हाउ मेनी टाइम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है अब तक? कितनी बार अमेंड हो चुका है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो ठीक है, एक ही बार हुआ। कौन सा? 42nd अमेंडमेंट के। नेक्स्ट आएगा, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल जो हमने कहां से लिया है? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हम लोगों ने कहां से लिया है? अगेन बहुत ज्यादा इजी सवाल। यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस। स्टिल अभी भी हमारे कुछ टॉपिक इसमें बच गए, लेकिन उसके नोट्स अपलोडेड हैं, एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ मुझे दोबारा बता देना, मैं दोबारा रिव्यू करूंगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यूएसए रहेगा। नेक्स्ट आएगा, वी इन द प्रीएम्बल। वी का मतलब क्या है? भारत की सरकार, भारत के लोग, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की पार्लियामेंट। अच्छा, इसमें भी कुछ गलती कर रहे हैं लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, वी द पीपल, वी द पीपल, इतना ही तो लिखना था। वी द पीपल से याद कर। नेक्स्ट आएगा, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा प्रस्तावना है एक ही बार संशोधित हुआ है, अमेंड हुआ है, कौन से के थ्रू? नोट्स सर दिख नहीं रहा है। कौन से नोट्स नहीं दिख रहा है? अरे अभी तो अपलोड होंगे ना, अभी तो अपलोड होंगे ना। 1976। नेक्स्ट आओ, इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड। ये कह रहे हमें आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। ये बात इनमें से किन चीजों में मेंशन है? प्रीएम्बल मौलिक अधिकार, प्रीएम्बल डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है रेशो। देखो जी, याद रख लेना, जब इकोनॉमिक के बारे में बात है, हम आर्थिक तरीके से सुधार की बात करें, डीपीएसपी वेलफेयर है और दूसरा प्रीएम्बल है। मैंने आपको पहले याद किया, जब भी वेलफेयर कल्याणकारी चीज हमें कहीं भी देखने मिलती है तो आंसर में डीपीएसपी लगाता हूं। कल्याणकारी चीजें जब भी मुझे दिखाई देती है, कल्याणकारी फॉर आर्टिकल नंबर 38। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 मैंने बोला है। और ये कह रहे इकोनॉमिक जस्टिस देना, इकोनॉमिक न्याय इक्वालिटी के रूप में देखना, तो आंसर लगा दो। नेक्स्ट आएगा, वैसे अगर मेरे पास कंबाइन होता ना, मैं तीनों को, तो मैं तीनों कंबाइन करके भी लगा देता, क्योंकि मौलिक अधिकारों में भी बात की गई है इकोनॉमिक, ऐसा नहीं कि बात नहीं की गई है। आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल और पॉलिटिकल हमने कहां से लिया? कौन सा रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे आएगा? रशिया, अमेरिका, जब फ्रांस और जापान। करेक्ट आंसर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर रशियन रहेगा। नेक्स्ट आएगा, करेंटली हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर कुल कितने शेड्यूल आज की डेट में है? आज की डेट में कुल कितने शेड्यूल हैं? 8 10 12 14। करेक्ट आंसर। देखो यार, शुरू के अंदर 8 थे, आज की डेट में 12 है। करेक्ट आंसर आएगा 12। इधर आओ, हमारे देश के अंदर सबसे पहले स्टेट होनी चाहिए। स्टेट को चलाने के लिए कुछ अफसर लेके आएंगे जिनको हम तनख्वाह देंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर, इनको लेके आएंगे। इनको फिर शपथ दिलवाएंगे अपना काम ईमानदारी से करना। ये कह रहे हमें कुछ लोग चाहिए काम करने के लिए। हमने चौथा शेड्यूल के अंदर राज्यसभा के लोगों को सीट अलॉट कर दी। ये कह रहे हमें साथ देने के लिए कुछ और लोग चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जोड़ो। ये कह रहे कि हमारे कुछ दोस्त असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से भी चुन के लेकर आओ। कह रहे जो भी तुम काम करोगे उसकी लिस्ट में जानकारी तुम्हें दे रखी है। इन्होंने कहा जो लिस्ट में तुम लैंग्वेज का यूज करोगे ना, वो लैंग्वेज शेड्यूल 8 में है। 9th में सब चीजें रेगुलेट की जाएंगी, बहुत अच्छे से रेगुलेशन हो गया। 10th के अंदर अगर किसी ने पार्टी बदली तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लगेगा। 11 के अंदर पंचायती राज होगा और 12 के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज होगा। बस इतने तो याद करना है, ये सारे शेड्यूल हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, फर्म ऑथ एफर्मेशन इनमें से किस शेड्यूल के अंदर शामिल है? फर्म ऑथ और एफर्मेशन किस शेड्यूल के अंदर शामिल है? मुझे आंसर लगा के फटाफट से बता दो, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? लगाओ, जस्ट अभी पढ़ाई था हम लोगों ने, बहुत बढ़िया, सही है। तो आंसर में क्या लगाऊं? तो आंसर लगाएंगे थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज नॉट मैच करेक्टली। तीसरा शेड्यूल ओथ के लिए सही है, चौथा शेड्यूल प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए कुछ गड़बड़ लग रहा है, 7वां यूनियन के लिए सही लग रहा है, 12वां म्यूनिसिपैलिटी के लिए सही लग रहा है। करेक्ट आंसर चौथा रहेगा, करेक्ट आंसर फोर्थ रहेगा। क्लियर है? चलिए बस यहीं तक करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से आप पढ़ लीजिएगा, डाउट रहेगा तो दोबारा मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल शायद मैं क्लास ऑफ करूंगा आप लोगों की। अब आप लोगों से मुलाकात जो है ट्राई करते हैं कि 1 तारीख को मुलाकात हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे ने सेशन में आ जाया करो, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं लेकिन कोशिश क्या करो आ जाया करो सेशन में। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बाय, चेक केयर। 12 बजे मुलाकात करेंगे। आज सेशन लगाओ स्टैटिक जी के 12 बजे। तब तक के लिए बाय। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।